हाँ जी गाइज, तो आज से हम लोग इन्वेस्टमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज ये अकाउंट के चैप्टर नंबर कौन सा है, तो ये रहा चैप्टर नंबर हम लोग का 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहले देखिए कैसे हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हम लोग को कैसे पढ़ना होगा। तो सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट होगा, क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा जिस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग उतना नहीं देखने वाले, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हो गया, एंड जैसे ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जैसे मान कर रखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है या इलस्ट्रेशन 1 है, तो इसका जैसे कॉन्सेप्ट एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इलस्ट्रेशन होगा या एग्जाम्पल होगा और उसके बाद लास्ट में क्या, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो ये हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या हो गया, हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले। तो ये हो गया हम लोग का। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ICAI स्टडी मटेरियल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ICAI स्टडी मटेरियल कंप्लीट करेंगे, सबसे पहला काम हो गया। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे कंप्लीट RTP जो लास्ट 3 से लेकर के 4 टर्म का होगा। एंड इसके बाद हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट पेपर MTPs, ये भी 3 से लेकर के 4 टर्म जो ICAI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है मॉक टेस्ट पेपर, वो करेंगे। और यहाँ पे RTP में भी ICAI के द्वारा ही दे रखा होता है, वो हम लोग करने वाले हैं। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे सजेस्टेड आंसर करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आज ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट सबसे पहले क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होता है, हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम। तो यहाँ पे इनकम अर्न करने के लिए, सबसे पहले इनकम अर्न करने के लिए, और इनकम देखिए एक एसेट हो गया जो कंपनी होल्ड करके रखे रहती है, किस चीज के लिए, तो यहाँ पे इनकम अर्न करने के लिए। इनकम किस फॉर्म में हो सकती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, और उसके बाद रेंटल भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो हो गया इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट एक तरह का एसेट है। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले क्या हो गया, एसेट हो गया, और वो एसेट से क्या होता है, तो उस एसेट से सबसे पहले जो इंटरप्राइज होती है वो इनकम अर्न करती है। इनकम किस फॉर्म में हो सकता है, तो सबसे पहले डिविडेंड हो सकता है, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, रेंटल इनकम आ सकता है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट हो गया जिससे इंटरप्राइज अर्न क्या करेगी, तो यहाँ पे डिविडेंड अर्न कर सकती है, फिर इंटरेस्ट अर्न कर सकती है, और उसके बाद रेंटल इनकम अर्न कर सकती है। तो ये हो गया, तो सबसे पहला तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन। एंड दूसरा पार्ट देखिए, तो दूसरा पार्ट में क्या बोला यहाँ पे, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो जैसे हम लोग लेंगे कि इक्विटी, यहाँ पे शेयर लेंगे, तो यहाँ पे शेयर के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे शेयर से मिलता है डिविडेंड, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे डिबेंचर हो गया, लोन के फॉर्म में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे क्या हो गया, डिबेंचर का हो गया, बॉन्ड्स का हो गया, तो उस टाइम में कंपनी अर्न क्या करेगी, तो इंटरेस्ट अर्न करेगी। और कैपिटल एप्रिसिएशन किस टाइम में होगा, तो कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे क्या हो गया, लैंड हो गया, तो लैंड का प्राइस हमेशा तो इंक्रीज होता रहता है ना। इसी तरह से यहाँ पे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड का भी प्राइस क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होते रहता है। तो उस टाइम में क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए एक बार फिर से, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले एसेट होता है जिससे कंपनी क्या करती है, तो कंपनी इनकम अर्न करती है। इनकम किस फॉर्म में हो सकता है, तो डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकता है। फिर उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, किस इसका एग्जांपल क्या है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन का एग्जांपल हो गया जैसे लैंड हो गया, फिर गोल्ड हो गया। तो ये समय इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल का एप्रिसिएशन होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन था। अब ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट को कितने कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया, तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो इन्वेस्टमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला क्या हो गया, तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या हो गया, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखिए करंट इन्वेस्टमेंट या हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लिया। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट के टाइप देख लिए कि 2 तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया, एक हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद इसे हम लोग किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो दोनों ही तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसे हम लोग कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। इनिशियली मतलब जब हम लोग परचेज करेंगे उस टाइम में किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम लोग उस टाइम में यहाँ पे कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं किसे, इन्वेस्टमेंट को। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सबसे पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन कि हम लोग जब परचेज करेंगे इन्वेस्टमेंट को तो उस टाइम हम लोग को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो ये तो हम लोग का इनिशियल हो गया। अब सब्सिक्वेंट मतलब जैसे ईयर बीतता गया, मतलब एक बार हम लोग परचेज कर चुके हैं एंड उसके बाद हम लोग किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम लोग जो भी करंट इन्वेस्टमेंट होगा उसे हम लोग लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू में हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उसे हम लोग
कॉस्ट लेस प्रोविजन अदर देन टेम्पररी डिमिनेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम लोग के पास आ गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक दूसरा क्या हो गया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग सबसे पहला कॉस्ट आ गया, दूसरा क्या आ गया हम लोग के पास, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू। इस दोनों में जो भी लोअर होगा उस तरह से हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। सब्सिक्वेंट इनिशियली तो हम लोग हमेशा कॉस्ट पे करते हैं, एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करेंगे तो उस टाइम हम लोग कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। फिर लॉन्ग टर्म के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, तो इनिशियली तो सबसे पहले कॉस्ट पे ही होता है रिकॉग्नाइज, और हम लोग इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये तो कॉस्ट हो गया। एंड सेकेंड टाइम में जब उसके बाद वाला जो होगा तो उस टाइम हम लोग इसमें से कॉस्ट में से प्रोविजन भी माइनस करेंगे। और प्रोविजन कौन सा माइनस करेंगे, जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा, जो जिस प्रोविजन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है वो प्रोविजन हम लोग माइनस करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएशन करने टाइम में। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएशन करने टाइम में सबसे पहले कॉस्ट जो भी होगा वो कॉस्ट रहने वाला है, एंड उस कॉस्ट में से जो प्रोविजन लॉन्ग टर्म का होगा, टेम्पररी प्रोविजन नहीं, टेम्पररी डिक्लाइन वाला नहीं, जो लॉन्ग टर्म जिसका इंपैक्ट होने वाला है, यहाँ पे जिस अमाउंट का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे माइनस करने वाले हैं, टेम्पररी को माइनस हम लोग नहीं करने वाले। तो ये समझ में आएगा आप लोग को। तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दूसरा हम लोग कितने तरह का इन्वेस्टमेंट होता है और उससे हम लोग किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे। अब करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो करेंट इन्वेस्टमेंट में आप लोग ये याद रखिएगा, जब इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का 12 मंथ्स इंटेंशन कब तक का हो, तो 12 मंथ्स तक का हो। देखिए इंटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट का जब इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का इंटेंशन मोर देन 12 मंथ्स नहीं होना चाहिए, लेस देन 12 मंथ्स होना चाहिए, और 12 मंथ्स होना चाहिए तो उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, उसे करंट इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज क्या बोलेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोग को। यहाँ क्या बोला, अ करेंट इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट दैट इज बाय नेचर readily realizable and intended to be held not more than 1 year, not more than 1 year। जिसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन हेल्ड करने का इंटेंशन, होल्ड करके रखने का इंटेंशन कब तक का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का होना चाहिए। तो उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, इसे करेंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, और इसी तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, तो जिसका इंटेंशन होल्ड करने का यहाँ पे होगा कितना, तो जिसका इंटेंशन होगा होल्ड करने का मोर देन 1 ईयर, तो उस टाइम में क्या बोला जाएगा, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसे मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। करेंट इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे आज के दिन में मान लेते हैं कितना है, तो 1/4/2021 डेट है, मान लेते हैं, अभी तो ज्यादा है ना इससे, या मान लेते हैं कि 1/4/2022। तो 1/4/2022 इस दिन में इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। इस दिन में इन्वेस्टमेंट कितने का परचेज हो रहा है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज हो रहा है। तो इस 10,000 का इंटेंशन कितने दिन का होना चाहिए, तो इंटेंशन होना चाहिए कि कितने दिन के अंदर बेच देंगे इसे, तो 31/3/2023 तक यहाँ पे इसे बेच दिया जाएगा। इस तरह से इंटेंशन अगर हो, एक्चुअल में बिके या ना बिके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंशन कब तक का होना चाहिए कि 31/3/2023 तक 23 तक यहाँ पे सेल हो जाएगा, तो उस टाइम इसे क्या बोला जाएगा, करेंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ तक तो आप लोग को कुछ ही प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटेंशन होना चाहिए, एक्चुअल में सेल हुआ या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में 10 साल के बाद भी सेल हो फिर भी इसे क्या बोला जाएगा, तो इसे बोला जाएगा करेंट इन्वेस्टमेंट। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब चलिए हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग सम्स में चलेंगे, ठीक है। तो आ जाइए कॉपी में, आप लोग थ्योरी पार्ट में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स which are held for earning incomes or for capital appreciation। कैपिटल एप्रिसिएशन, बट एक्सक्लूड स्टॉक। तो स्टॉक को यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है।
तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट में। एग्जाम्पल लिखिए इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखिए बॉन्ड्स, डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर लिखिए शेयर, म्यूचुअल फंड, थर्ड टाइप में लिखिए बिल्डिंग, प्लॉट, प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में लिखिए गोल्ड, सिल्वर, etc। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब सेकंड पॉइंट लिखिए इसका। फर्स्ट पॉइंट तो ये हम लोग का हो गया, इसे नंबर 1 दे दीजिए। अब यहां पे नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, ये वाली पॉइंट छोड़ देते हैं। फ्रॉम मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, there can be two types of investment। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखिए करेंट इन्वेस्टमेंट, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें लिखिए हुज इंटेंडेड पीरियड ऑफ होल्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग is up to 1 year। from the date of its acquisition। ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखिए या इसमें लिखिए परमानेंट इन्वेस्टमेंट, whose period of holding is beyond 12 months। तीसरा पॉइंट में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट,
इसमें एज पर AS13 इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एज फॉलो। जिसमें करेंट इन्वेस्टमेंट सबसे फर्स्ट नंबर पे, करेंट इन्वेस्टमेंट में लिखिए कॉस्ट फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। सेकेंड पॉइंट में आ जाइए आप लोग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ओनली। अब लिखिए फेयर प्राइस, फेयर वैल्यू क्या होता है, स्टार दे करके। मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू में मार्केट प्राइस कब होता है, मार्केट प्राइस इफ इन्वेस्टमेंट आर कोटेड इन मार्केट, कोटेड इन मार्केट। फिर एस्टिमेटेड प्राइस, एस्टिमेटेड वैल्यू इफ नॉट कोटेड इन मार्केट। फेयर वैल्यू का लिख लिया आप लोग। अब मीनिंग ऑफ कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट दे दीजिए स्टार दे करके। परचेज प्राइस ब्रैकेट में एक्स इंटरेस्ट, इसमें ऐड करेंगे एक्सपेंस ऑन परचेज, जिसमें क्या क्या हो सकता है, तो जिसमें हो सकता है टैक्स ऑन परचेज, ब्रैकेट में क्रेडिट नॉट अवेलेबल, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन परचेज, फिर हो जाएगा अदर्स, ये सब आ जाएगा एक्सपेंस ऑन परचेज में। ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट का ये हो गया जब एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा तब। अब नेक्स्ट स्टार दे करके लिखिए if purchase price given in question
कम इंटरेस्ट, देन कॉस्ट वुड बी, कॉस्ट क्या हो जाएगा उसके बाद, तो यहां देख लीजिए किस तरह से हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। एक बार आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा अभी। तो परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन परचेज, तो ये माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब इसमें हम लोग जो भी एक्सपेंस था, एक्सपेंस ऑन परचेज, वो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंस ऑन परचेज, जिसमें हो जाएगा टैक्सेस, कमीशन, etc। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास कॉस्ट। 5वें पॉइंट में लिखिए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर पास्ड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिसमें फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, अकाउंट डेबिट जो होगा यहाँ पे कॉस्ट पे, टू बैंक अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज, फिर सेकेंड पॉइंट में आ जाइए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू बैंक, यहां आ जाएगा इंटरेस्ट का। बीइंग अमाउंट पेड फॉर इंटरेस्ट, स्टार देके लिखिए इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या डेट ऑफ परचेज। ये लिख लिए। अब लिखिए कमीशन एंड टैक्सेस आर कैलकुलेटेड
एज फॉलो, जिसमें सबसे पहले कमीशन का अमाउंट इज गिवन, यहाँ पे अमाउंट नॉट गिवन, इसमें लिखेंगे हम लोग कैलकुलेट इट ऑन एक्स और कम एक्स और कम प्राइस वेन एवर विच एवर इज परचेज प्राइस गिवन इन क्वेश्चन, विच एवर इज परचेज प्राइस इज गिवन। फिर नेक्स्ट टैक्सेस के लिए लिखेंगे हम लोग टैक्सेस के लिखिए amount is given in question, तो एज पर क्वेश्चन amount not given calculate it on x interest price, other expense will always be given। फिर एक दूसरा स्टार देकर के लिखिए इफ क्वेश्चन इज साइलेंट always assume x interest price। चलिए अब नेक्स्ट पेज में लिखिए 6 पॉइंट दे करके एक बार सारे थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा एंड उसके बाद सम्स में जाएंगे हम लोग तो इजी हो जाएगा, तो इसलिए एक बार लिख लीजिए आप लोग। फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर इंटरेस्ट bearing securities इन्वेस्टमेंट इन, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख लीजिए 12% डेप्ट या कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ
12% डेब्ट या डिवेंचर जो भी अकाउंट इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम होगा वो क्या होगा, तो फेस वैल्यू का होगा, जहाँ पे हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। दूसरा जो होने वाला है इंटरेस्ट, या क्या होने वाला है, इंटरेस्ट या इनकम भी लिख सकते हैं। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, अमाउंट का होगा या कॉस्ट का होगा, अमाउंट या कॉस्ट जो भी आप लोग को लिखना होगा वो लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे फेस वैल्यू, इसे हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट, जिसे हम लोग इनकम भी बोल सकते हैं। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, जिसे हम लोग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब चलिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो तो एसेट होता है ना, तो इसलिए टू बैलेंस बीडी इसका बैलेंस आ जाएगा। फिर टू बैंक, जब परचेज होता है उस टाइम में। फिर टू गेन ऑन सेल, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस साइड में लिखिए बाय बैंक, फिर बाय लॉस ऑन सेल, फिर बाय बैंक जो होगा इंटरेस्ट के बदले। फिर बाय बैलेंस सीडी, स्टार देके लिखिए। दिस अकाउंट शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच इन्वेस्टमेंट सेपरेटली। That is for जो भी डिवेंचर होगा 12% डिवेंचर इन एक्स लिमिटेड, मान लेते 13% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड etc। नेक्स्ट स्टार्ट देके लिखिए बैलेंस बीडी एंड सीडी should have accrued interest if applicable। नेक्स्ट स्टार देके लिखिए गेन स्लैश लॉस ऑन सेल should be calculated as follow। जिसमें सबसे पहले लिखेंगे सेल प्रोसीड,
इसमें से माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा फीफो और वेटेड एवरेज बेसिस। नेक्स्ट में लिखिए स्टार दे करके, सेल प्रोसीड आर कैलकुलेटेड एज फॉलो। सेल प्राइस कम इंटरेस्ट, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट, तो हम लोग के पास आ जाएगा सेल प्राइस जो आ जाएगा एक्स इंटरेस्ट पे। इसमें से माइनस करेंगे कमीशन, ऑन डील्ड प्राइस कैन बी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेल प्रोसीड। फिर नेक्स्ट में लिखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी टेकन एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर कॉस्ट कैन बी बेस्ड ऑन फीफो और वेटेड एवरेज if question silent, apply weighted average। जर्नल एंट्री फॉर सेल, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए जर्नल एंट्रीज फॉर सेल, जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट सेल प्रोसीड से टू इन्वेस्टमेंट, being इन्वेस्टमेंट सोल्ड। नेक्स्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट being interest earned on sale। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखिए एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो।
फॉर सोल्ड यूनिट कॉस्ट, जैसे हो गया लॉट 1 का प्लस कॉस्ट लॉट 2 का, ऐसे करके कॉस्ट लॉट n का डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ लॉट 1 लॉट 2 लॉट n into face value of unit sold. For closing balance, कॉस्ट जो लॉट 1, फिर कॉस्ट लॉट 2, फिर कॉस्ट लॉट n डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ लॉट्स, मतलब लॉट 1 लॉट 2 लॉट 3 इस तरह से, इनटू फेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ये लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जितना भी थ्योरी पार्ट अभी लिखे हैं वो समझेंगे, एंड उसके बाद से हम लोग यहाँ पे सम्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसे।